नमस्ते बच्चों, आइए खुले आकाश में पाठकों का अध्ययन करें। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह विरती। पाठ की शुरुआत करने से पहले पाठ के उद्देश्य को देख लें। संघर्ष ही जीवन है। प्रत्येक जीव संघर्ष करके आगे बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला जीव शक्तिशाली होता है। उसमें जिजीविषा और उत्साह का संचार होता है। घोंसले से खुले आकाश में बिछड़ने तक के संघर्ष की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इस धरती या समाज में वही अपना स्थान बना सकता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हो। मुसीबतों का सामना करके ही खुला आकाश पाया जा सकता है। आइए पाठ के शब्दार्थ को देखें। पाबंदी, रोक टोक, शौर्य, शौर्यपूर्ण, वीरता से भरे, व्याप्त, भरे हुए, जुल्म, अत्याचार, पिछवाड़े, पीछे का भाग, प्रतिवाद, विरोध, विचरती, उड़ती, हमलावर, हमला करने वाला, विस्तृत, फैले हुए। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती है। यह ठीक है कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती। यहाँ मेरी अर्थात लेखक ने अपनी जो घर में जो क्रियाएं होती हैं उस बारे में यहाँ पर बताया है कि उनके घर के पीछे बहुत सारी चिड़ियाओं की चहचहाट, पक्षियों की चहचहाट होती रहती है। यहाँ पर बताया है कि पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नानघर के कोनों में अपने घोंसले बना लेती हैं, तब सारकें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। चिड़िया जो भी तिनका इकट्ठा करती है, सारकें उनको एक एक कर बिखेर देती है, पर चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती है। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है। दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। यह सारकों की शरारत है। उसने गुस्से से कहा, मैं सारकों को इस घर में नहीं आने दूंगी। पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं। हमारा फर्ज है उनकी रखवाली करना। उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई। कॉलेज में छुट्टियां थीं और मैं सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था, जिसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा। तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लगी ही थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार और बहुत जोर का शोर सुना। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरी पत्नी कह रही थी, ये सारकें चिड़िया के बच्चे को नहीं छोड़ेगी। क्या कर लेगी? मार देगी। क्यों? क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? आपका क्या ख्याल है? आदमियों में ही होती है। यहाँ लेखक और लेखक की पत्नी के बीच वार्तालाप हो रही थी। अभी हम बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की चींची का बहुत बड़ा तूफान उठा और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे आई, पर मैंने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया। क्या बात है? चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो, मैंने कहा। वह एकदम बोली, वे कमज़ोर हैं। नहीं, तुम ही उनको कमज़ोर समझती हो। तो क्या? तुम उनको सारकों के विरुद्ध लड़ने दो। हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। उसने धैर्य से
कहा, मैं देख तो लूँ क्या हो रहा है। अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत देना। इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है, उसने प्रतिवाद किया। मैंने कहा, जिसके साथ बुरा होता है वह भी तो बुराई के विरुद्ध डटे। अच्छा, फिर लड़ने दो। पत्नी ने बात खत्म कर दी। दोपहर को हमने पीछे बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे से देखा कि 5 सार्कों ने चिड़ियों के घोंसले को घेरा हुआ था। चिड़िया और चिड़ा दोनों ही घोंसले के आगे बैठे सार्कों का मुकाबला कर रहे थे। कभी एक साथ 2 सार्कें घोंसले तक पर हमला करती और कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले के पीछे बैठा जोर जोर से ची ची कर रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था। चिड़ियों के घोंसले पर हमला करने वाली सार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थी। उनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंचें थी। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, सार्कों का रंग इनकी ईर्ष्या के कारण ही सांवला हुआ होगा। उस समय जितने गुस्से से सार्कों ने चिड़ियों पर हमला किया और चिड़ियों ने उस हमले को रोका, वैसा अक्सर इंसान भी नहीं कर सकते। दोपहर का समय था और पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि सार्कें निराश हो गई थी। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था। चिड़िया और चिड़ा भी डटे हुए थे। भले ही वे थक गए थे, उनकी सांसें तेजी से चलती प्रतीत हो रही थी, पर उनको लग रहा था कि अगर आज वे अपने बच्चे को न बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। बात क्या है? मैंने पूछा। एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झांक रही है, पर वह ऊपर नहीं पहुंच सकती, मेरी पत्नी बोली। चिड़ियों के दुश्मन बहुत हैं, मैंने कहा, पर फिर भी ये हर जगह होती है, खुले आकाश में विचरती है और कभी किसी का भय नहीं मानती। उस समय हमने देखा कि चिड़िया ची ची करके सार्कों को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा, हमलावर में तब तक ही हिम्मत होती है जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था। हम लोग बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। अब तक बच्चे भी उड़ गए थे, परंतु उनको बिल्कुल मालूम न था कि चिड़ियों ने सार्कों का कैसा मुकाबला किया। मेरी पत्नी संतुष्ट थी। वह सोच रही थी कि अगर जुल्म करने वाले का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है। अभी हमने चाय खत्म भी नहीं की थी कि पीछे से फिर पक्षियों का शोर उठा। बेटा तेजी से आंगन की ओर बढ़ा और फिर तुरंत वापस आ गया। बोला, मम्मी मम्मी जी भाग कर आओ। हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। दृश्य सचमुच ही दिलचस्प था। चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया था और सारी चिड़ियाँ उसको अपने साथ उड़ना सिखा रही थी। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था। यह तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया, मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा। मैंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। अगले ही पल एक जोरदार चींची की आवाज़ गूंजी और वह बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। खुले आकाश में पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। मौखिक। पहला, लेखक के घर के पीछे हलचल क्यों मची रहती थी? लेखक के घर में मासूम चिड़िया दीवार या स्नान घर के कोनों में घोंसले बना लेती थी। तब सार्कें उनको बिखेर देती थी, लेकिन चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती थी, इसलिए लेखक के घर के पीछे हलचल मची रहती थी। दूसरा, लेखक की पत्नी सार्कों से क्यों नाराज़ थी? लेखक की पत्नी ने घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा देखा था। उसे लगा
यह सार्कों का ही काम है, इसलिए वह उनसे नाराज थी। तीसरा, लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर क्यों रोका? उत्तर, लेखक ने पत्नी की बाजू पकड़कर इसलिए रोका क्योंकि वह चिड़ियों को सार्कों से बचाने जा रही थी, जबकि लेखक चाहते थे कि चिड़िया अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। चौथा, चिड़ियों और सार्कों के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, चिड़ियों और सार्कों के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि विपक्षी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसमें तब तक ही हिम्मत होती है जब तक सामने वाला मुकाबला नहीं करता। मुकाबला कमज़ोर आदमी को भी शक्तिशाली बना देता है। आइए पाठ के कुछ लिखित प्रश्न उत्तरों को जानें। पहला, लेखक का शोध पत्र किस बारे में था? उत्तर, लेखक के शोध पत्र का सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है, तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, चिड़ियों और सार्कों के मुकाबले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, सार्कें ताकतवर थी और चिड़ियाँ कमज़ोर, लेकिन चिड़िया बिना डरे मुकाबले में डटी हुई थी। चिड़िया और चिड़ा अपने बच्चे की रक्षा के लिए घोंसले के आगे बैठे थे। सार्कों ने 2 या 3 के झुंड में हमला किया तो घोंसले में बैठा बच्चा डर के मारे चीं-चीं करने लगा। उस समय चिड़ियों ने जितने गुस्से से उस हमले का जवाब दिया, वैसा शायद इंसान भी नहीं कर सकते। तीसरा, यह कैसे पता चलता है कि लेखक की पत्नी पक्षियों से प्रेम करती थी? उत्तर, लेखक की पत्नी का चिड़ियों के लिए दाने, रोटी के टुकड़े आदि डालना, उन्हें सार्कों से बचाने के लिए व्याकुल होना, यह जताते हैं कि वह पक्षियों से प्रेम करती थी। चौथा, कहानी के अंत में क्या हुआ? उत्तर, कहानी के अंत में चिड़िया का बच्चा जब घोंसले से बाहर निकल कर आया तो सभी चिड़िया उसे उड़ना सिखाने लगी। चिड़िया के बच्चे का शरीर अब ताकतवर था और उसके पर उड़ने के लिए तैयार थे। उसने पूरा जोर लगाया और जोरदार चीं-चीं की आवाज़ के साथ दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ खुले आकाश में उड़ गया। पांचवा, पाठ के आधार पर लेखक और उनकी पत्नी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, लेखक व्यवहारिक हैं। वे जीवन की कटु सच्चाइयों को जानते हैं। वे जानते हैं कि जब तक हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक विजेता नहीं बन सकते। इसके विपरीत लेखक की पत्नी संवेदनशील है, दूसरों की सहायता करने को सदैव तत्पर रहती है। वे पक्षियों से भी बहुत प्रेम करती है, इसलिए हर समय उन्हें सार्कों से बचाने को तैयार रहती है। आइए पाठ के आशय स्पष्ट को देखें। पहला, जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। आशय स्पष्ट देखें। जो व्यक्ति निर्दयी होता है, दूसरों पर अत्याचार करता है, उसमें तभी तक हिम्मत होती है जब तक कि सामने वाला पलटकर उसका मुकाबला न करे। उसमें मन की शक्ति नहीं होती। दूसरा, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। आइए इस प्रश्न का आशय स्पष्ट देखें। जब व्यक्ति अत्याचार का सामना करता है तो उसमें प्राकृतिक रूप से हिम्मत आ जाती है जो उसे शक्तिशाली बना देती है। अब हम एक सोचकर प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न है, परीक्षा के दिनों में अपनी नोटबुक
खो जाने के कारण कोई मित्र आपसे मदद मांगने आए तो आप क्या करेंगे? हम सोचकर इस प्रश्न के उत्तर को देते हैं। देखिए, मैं अपने मित्र की नोट्स बनाने में मदद करूंगा। अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ बैठकर संबंधित विषय का अभ्यास भी करूंगा, जिससे वह परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। इसी प्रकार छात्र अपने ज्ञान और विवेक से उत्तर दे सकते हैं या अपने शब्दों में आप भी इसे लिख सकते हैं। पाठ के अन्य व्याकरण संबंधित सारे प्रश्नों को अब हम आगे देखेंगे और हम सारे विद्यार्थी जो हैं वह स्वयं उसका अध्ययन करेंगे और वाचन करेंगे। धन्यवाद।